every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कस्टमर बेस्ड एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फिर हम शुरू कर लेते हैं। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर की। अब जो डिपार्टमेंटेशन है कस्टमर्स के हिसाब से अगर करा जाए तो उसमें क्या है कि आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि अलग अलग कस्टमर्स को, जो बेसिकली क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं, उनको आप अलग अलग प्रकार की स्पेशलाइज्ड सर्विस दे रहे हो उसके बेसिस पर। मतलब इसमें जो कस्टमर्स है ना, वो होते हैं गाइड बनते हैं कि एक्टिविटीज़ को ग्रुप करने के लिए कि भाई इस टाइप के कस्टमर हैं उनको ये वाला ग्रुप देखेगा या ये डिपार्टमेंट देखेगा, और इस टाइप के कस्टमर्स को ये डिपार्टमेंट देखेगा। जो मैनेजमेंट है ना, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देते हैं किस बेसिस पे, ताकि वो जो पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए हैं कस्टमर के ग्रुप्स कि भाई देखो ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है, तो उनकी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको केटर करने के लिए इनको एक्टिविटीज़ को ऐसे डिवाइड किया जाता है। अब मान लो यार, एक ना ऑटोमोबाइल सर्विसिंग है, जो उसके ने अलग अलग जो है अपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। पहला डिपार्टमेंट की हैवी व्हीकल की सर्विसिंग का डिवीज़न, एक है कार की सर्विस का डिवीज़न, एक है स्कूटर की सर्विस का डिवीज़न। तो उसने कस्टमर्स के हिसाब से डिवाइड किया है, ठीक है ना, कि भैया इस टाइप के कस्टमर हैं जो स्कूटर वाले हैं उनका ये, गाड़ी वालों का ये, और हैवी व्हीकल्स का ये, ठीक है। अब कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इस डिपार्टमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो डे कोर्सेज देते हैं, इवनिंग कोर्सेज देते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स देते हैं, ताकि अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो सिमिलरली जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो होलसेल, रिटेल, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स में, जैसा कि आप सामने फिगर में देख सकते हो, ठीक है ना। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ नुकसान भी है। क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले बात करते हैं। पहला पॉइंट, जो कस्टमर डिपार्टमेंटेशन है वो अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स की जो स्पेशल नीड्स होती हैं उन पे फोकस करता है। दूसरा पॉइंट कि एम्प्लॉई जो लोग हैं, मतलब क्या है ना, कि ऐसे लोग जिनमें स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जिनमें अब देखो बेसिकली क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स जो हैं, ग्रुप हैं, उनको आपको अलग अलग नीड्स को केटर करना है। तो ऐसे लोग जो उस पर्टिकुलर नीड को पूरा करने में स्पेशलाइज हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं, उनको एम्प्लॉय करना आसान हो जाता है। समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट है कि कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने हर कस्टमर के हिसाब से बना रखा है, उनकी स्पेशल नीड्स को देख रहे हैं अलग से, तो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देखने को मिलती है। इसीलिए पब्लिक में एंटरप्राइज का जो रेप्यूटेशन है वो भी बढ़ जाती है। अब इसके नुकसान क्या क्या है। जो कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर है इसके भी कुछ नुकसान होते हैं यार, सबके होते हैं। तो जैसा क्या है कि ना, डिफ़िकल्टी हो जाती है कोऑर्डिनेशन की। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं आपस में। कुछ इस बेस पे बने हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो किसी और बेस पे बने हुए हैं। तो खासकर ऐसे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी जो कस्टमर्स की नीड है उस पे ना बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इससे क्या हो सकता है कि आप जो जगह है आपके पास है, इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके पास स्पेशलाइज्ड पर्सनल है, उनको आप ढंग से यूटिलाइज ना कर रहे हो, तो ये इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अभी फटाक से बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, एक कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर था, अब ये है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यार, जो प्रोजेक्ट होता है, अब बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा एक्टिविटीज़ का कॉम्प्लेक्स सेट है जो डाइवर्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, टेक्निकल हैं, जिनको आपको परफॉर्म करना है एक गिवन टाइम फ्रेम में, एक गिवन कॉस्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। पैसा भी आपको लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, उसके अंदर आपको एक काम करना होता है। अभी जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया गया है ऐसी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए जो ऑलरेडी ना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है। जो आपका ऑलरेडी है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसके साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। प्रोजेक्ट जो होते हैं आपके, ये ऐसा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है जो कुछ सिचुएशंस के अंडर बनाया जाता है। वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, 4 हैं। पहली सिचुएशन, अब देखो क्या है कि जो असाइनमेंट है उसमें क्या है ना, वो बिज़नेस को यूनिक, इनफ्रीक्वेंट या अनफेमिलियर चैलेंज देता है। दूसरा कि उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन फर्म के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। तीसरा, प्रोजेक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम में कंप्लीट किया जाना चाहिए। फोर्थ, जो असाइनमेंट है वो फर्म के लिए इसलिए क्रिटिकल है
कि उससे मतलब कुछ हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा हो या कुछ और रीज़न हो सकता है, ये सब, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी स्पेशलिस्ट की टीम होती है जो उस पे काम करती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे और उसको पूरा करती है। जो प्रोजेक्ट स्टाफ है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट से अलग होता है और उससे इंडिपेंडेंट होता है। अभी यहाँ पे ना आपको एक फिगर देखने को मिल रही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे ना बिल्कुल ही सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो अपनी टीम्स बना रहे हैं जो नॉर्मल फंक्शनल डिपार्टमेंट है ना उनके उनसे अलग, ठीक है। ये नोट किया जाना चाहिए यहाँ पे कि जनरली जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं वो एग्जिस्टिंग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही क्रिएट कर दी जाती हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कंसंट्रेट करता है स्पेशल असाइनमेंट पे जो कंप्लीट किया जाना चाहिए, जो मतलब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा गिवन टाइम में, गिवन कॉस्ट में। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ही प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए वो उसका काफ़ी एम्फेसिस रहता है कि अच्छे से कंट्रोल करे, एफिशिएंट कंट्रोल, कस्टमर रिलेशंस बेहतर रखे, अपने जो इनिशिएटिव को और डायनामिज्म को यूज़ करे ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। अब प्रोजेक्ट टीम बनाने के लिए जो लोग हैं वो फंक्शनल डिपार्टमेंट से भी लाए जाते हैं और बाहर से भी लाए जाते हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो इंटरनल स्टाफ है जो अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में से लिए गए थे वो अपने उसी डिपार्टमेंट में वापस भेज दिए जाते हैं या फिर किसी और प्रोजेक्ट में उनको लगा दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ना तो इसमें ना अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर रिसोर्सेज और लोगों को लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में से ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया जा सके। इसकी क्या सूटेबिलिटी है? 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है जो प्रोजेक्ट है ये वन टाइम असाइनमेंट है, इसमें वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि और ये रहता है कि है ना ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ पे को उन पे जो कंसंट्रेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो ये मतलब वन टाइम असाइनमेंट है, तो वो भी चल रहा है आपका और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही हैं। दूसरा जो असाइनमेंट है वो यूनिक या फिर अनफेमिलियर चैलेंज लेकर आता है। तीसरा पॉइंट जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है। फोर्थ जो प्रोजेक्ट है वो गिवन टाइम लिमिट में कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब इसके क्या फ़ायदा नुकसान है, एडवांटेजेस इसकी बात करते हैं यार। पहला पॉइंट जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को पूरा करने पर उसका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये रहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि यार जो प्रोजेक्ट वर्क है ना उस पर आप पूरा अच्छे से चेक रख सकते हो और एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो, पूरा उसका ना प्रोविजन रहता है यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का। तीसरा पॉइंट कहता है जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशलिस्ट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो उनको लगता है कि यार हाँ भाई हमारे लेवल का कुछ काम मिला। फोर्थ है ये जो प्रोजेक्ट का टाइमली समय पर पूरा करना प्रोजेक्ट को ज़रूरी होता है तो वो भी इससे हो पाता है। और मज़े की बात कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको अफेक्ट नहीं किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट कि यहाँ पे एक ये भी पाया गया है कि जो वाइडली वेरिंग सिचुएशंस हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को ना फिट किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट वगैरह वगैरह। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में अनसर्टेनिटी है वो आती है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पेशलिस्ट से डील करना होता है। अब अलग अलग फील्ड से बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनसे डील करना पड़ता है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी ना अप्रोच, पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। दूसरा है लैक ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स एंड मेजरमेंट यार्ड स्टिक्स। जो मतलब यार कि यहाँ इसमें मतलब समझ रहे हो यार, इतनी इंग्लिश तो आती है आपको कि प्रोसेस आपका अच्छे से नहीं दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं बताई गई है, कम्युनिकेशन लाइंस अच्छे से नहीं बताई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल करके मैनेजर के काम को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती हैं। थर्ड है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ना फेस करना पड़ता है, बिग डिसीजन का प्रेशर आता है उसके ऊपर कि भैया अगर तुमने काम में थोड़ा डिले किया तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, तो वो प्रेशर जो है उसके ऊपर पड़ता है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है
मोटिवेशन ऑफ स्पेशलिस्ट जो है कि आप यार स्पेशलिस्ट को मोटिवेट कर रहे हो, तो इससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अभी मोर ओवर कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं स्पेशलिस्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन सबकी अलग-अलग होती है। ठीक है ना? अच्छा, वो जो मैंने अभी शुरू में इस पॉइंट को बोला था कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या प्रॉब्लम है? स्पेशलिस्ट को मोटिवेट करना। ठीक है? उनको मोटिवेट करना ही एक उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गई यार हमारे कस्टमर बेस्ड और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अगली वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक्स और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको नीचे थैंक्स का बटन दिख रहा है, आप सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बढ़िया लगी हो, समझ आया हो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।